हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हंसवानी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कूलाम के नियम की चर्चा की थी, कूलाम के नियम को समझा था। और जिन विद्यार्थियों ने कूलाम के नियम को नहीं समझा है वो एक बार जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें। आप जैसे यूट्यूब के सर्च बार पर जाएंगे, हंसवानी कोचिंग क्लासेस बाय विवेक सर के नाम से आप सर्च करोगे तो आपके लिए पिछले वीडियो मिल जाएंगे। बेटा, कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान बताया था। इन्होंने बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगर रख दिए जाते हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है या उनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस हिसाब से, और ये जो लगने वाला बल है वो दो बातों पर निर्भर करता था कि रखे हुए जो आवेश हैं वो वायु या निर्वात में है, कि रखे हुए जो दो आवेश हैं वो माध्यम में है। अगर वो दोनों के दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए हैं तो उन पर जो लगने वाला बल है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो कितना था निर्वात वाला बल, तो वह था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना था R²। यही पढ़ा था ना हमने, जहां Q1 पहला आवेश था, Q2 दूसरा आवेश था और R जो है वो उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। अगर ये दोनों आवेश माध्यम में रखे हों तो माध्यम में ये बल हमने कितना पढ़ा था माध्यम में, तो ये बल था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या थी, निर्वात की विद्युतशीलता थी, और यहां पर जो क्या है एप्सिलॉन है वो क्या है, ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। हमने आपको क्या बोला कि जो एप्सिलॉन है वो निर्वात की विद्युतशीलता है और जो एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है और जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो यहां तक का हमने पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश की गणना करने वाले हैं। हमने आपसे क्या बोला कि कूलाम की नियम की सहायता से हम किसकी गणना करने वाले हैं, एकांक आवेश की। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको एक एक बात क्लियर होने वाली है। साथ ही आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपको जो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो कमेंट करके जरूर बताना है। चलो यहां देखो बेटा, तो किसकी गणना करेंगे अपन, एकांक आवेश की। आप सभी लोग जानते हैं कि जो दो बिंदु आवेशों के मध्य बल लगता है वो कितना होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R²। यही होता है ना। हमने आपसे क्या बोला कि हम सभी जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल लगता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। चूंकि ये बल है तो बल को मापते किस में थे, न्यूटन में, तो आप न्यूटन यहां लिख सकते, मात्रा किसका। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही है। अब नाम से ही समझ में हो रहा है एकांक आवेश। हमने आपसे क्या बोला, एकांक आवेश। और एकांक आवेश की जब हम गणना करेंगे तो पहले हम इनके मानों से F का मान निकालेंगे और यहां जब हम एकांक आवेश की गणना करते हैं तो बल जो होता है वो कितना होता है, F = बल की जो मान होगी यहां पर अपन इसमें रखेंगे, इसको समीकरण 1 देंगे पहले तो। और इसमें अपन को क्या करना है, जब हम एकांक आवेश की गणना करेंगे तो F का मान सदैव आता है 9 × 10⁹, क्योंकि Q1 Q2 का मान जब हम 1 लेंगे, R का मान 1 लेंगे तो इन सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹।
तो F का मान हमें कितना लेना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। जो बेटा Q1 है और जो Q2 है, इन दोनों को इकट्ठा हमें Q के बराबर मान लेना है। हम मानेंगे कि ये जो दोनों आवेश हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। Q1 और Q2 दोनों के मान, आवेशों के जो मान हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं और वो इकट्ठा हमने मान क्या मान लिया, Q। साथ ही में हम यहां पर क्या मान लेंगे कि जो R है वो कितने दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर। मतलब दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब हम ये सभी मान जो हैं वो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा अपन, समीकरण 1 में। चलो रखो। तो F की जगह हमें कितना लिखना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको हमने बताई थी कितनी होती है, ये भी इतनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 और Q2 दोनों के मान क्या माने हमने, Q। तो Q1 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, Q, और Q2 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन R स्क्वायर। R का मान कितना है, 1 माना है, और 1 का हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर हुआ इतना। तो ये कितना हो गया अपना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल कितना आएगा, ये चल रहा है 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 9। Q का गुणा अगर हम Q से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर, और अपॉन में 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलो बनाओ भैया यहां से Q का मान। अगर हम Q का मान बनाएंगे तो यहां पर कितना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल क्या आएगा, Q स्क्वायर। और ये दोनों क्या हो जाने वाले हैं, कैंसिल। तो आप बताओ Q स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कट गए तो 1 बचा। निकालो यहां से Q की वैल्यू। तो Q का जब मान बनाएंगे तो यहां पर अंडर रूट क्या आएगा, 1, और आप सभी लोग जानते हैं रूट से जब वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस 1 आएगी। आएगी कि नहीं, मतलब या तो Q1 Q2 प्लस में होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज होंगे, या फिर Q1 Q2 माइनस में होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज होंगे। यहां तक की बात आई समझ में आपको। तो एकांक आवेश की परिभाषा क्या बनेगी भाई, आपको याद होगा अभी हमने Q का मान कितना निकाला है, Q का मान हमने निकाला है प्लस माइनस 1। या तो आवेश पॉजिटिव है दोनों के दोनों, या फिर क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, जिससे हम क्या बोलेंगे कि यदि दो सजातीय बिंदु आवेश, दो सजातीय होने चाहिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या क्या, नेगेटिव नेगेटिव। यदि दो सजातीय बिंदु आवेश निर्वात में, किसमें बेटा, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित हो। भाई हमारे पास यदि दो सजातीय बिंदु आवेश है और वो दोनों के दोनों निर्वात में 1 मीटर दूरी पर क्या है, स्थित है या स्थित हों, और उनके बीच 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगे। या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसे हम
एकांक आवेश कहते हैं। तो बेटा ये होता है एकांक आवेश, और आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। क्या होती है डेफिनेशन? कि हमारे पास अगर दो सजातीय बिंदु आवेश होना चाहिए, और यदि दो सजातीय बिंदु आवेश निर्वात में कितनी दूरी पर हो, 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच कितना बल लगना चाहिए? 9 × 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उसे हम एकांक आवेश कहते हैं। मतलब अगर हमें कहीं पर बल की वैल्यू 9 × 10⁹ मिलती है, लेकिन कैसी? प्रतिकर्षण प्रकृति का, तो वहां पर सदैव एकांक आवेश होता है। वहां पर एकांक आवेश की गणना की जाती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और अपन ने लिए टॉपिक पढ़ना है आज, जिसका नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये लास्ट टॉपिक है कूलाम के नियम से संबंधित। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी को बोलते हैं या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। चलो समझें इसको, क्या है? नया शब्द आया है आपेक्षिक विद्युतशीलता, और साथ में क्या है? परावैद्युतांक। ये सब हमें यहां पर समझना है। देखो बेटा, यहां समझो, हमने आपको अभी भी बताया था कि जो बल है, अगर हम बात करें निर्वात में जो बल का मान होता है कूलाम के नियम से, किसमें? निर्वात में लगने वाला बल। एक एक बात समझना बेटा, निर्वात में लगने वाला बल। तो निर्वात में लगने वाले बल को हम अगर यहां F1 मान लें, तो कितना होता था निर्वात में लगने वाला बल? 1/4πε0 Q1 और क्या? Q2 अपॉन कितना? R²। यही होता था ना। निर्वात में लगने वाले बल को हम क्या बोलते थे? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम समीकरण नंबर क्या दे दें? 1 दे दें। ये निर्वात का बल है। अगर हम बात वहीं करें कि अगर ये मान लो दोनों बिंदु आवेश किस में रखी होती? माध्यम में किसी, तो माध्यम में लगने वाला बल क्या होता है? माध्यम में जो लगने वाला बल होता है वो अपन मान ले रहे हैं कि मान लो F2 है। तो बताओ भैया क्या होगा? तो इसका जो मान होता था वो अपन ने क्या पढ़ा था अभी? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन कितना? R²। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई? 2। ये फर्स्ट और ये क्या? सेकेंड। कूलाम ने ये दोनों प्रकार के बल बताए थे कि अगर आपने दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तो वो इतना बल महसूस करेगा। अब हो सकता है बेटा ये बल आकर्षण प्रकृति का हो, या हो सकता है ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। अगर वो दोनों बिंदु आवेश आपने किसी माध्यम में रखे हुए हैं, तो माध्यम में वो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर इतना बल आरोपित करेंगे। अब फिर वही बात है भाई, हो सकता है ये दोनों के दोनों, ये जो लगने वाला बल है वो आकर्षण प्रकृति का हो, या हो सकता है ये बल किस प्रकृति का हो? प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। तो ये निर्वात का बल मिल गया। और अगर हम, ये किसका बल है? माध्यम का, किसी माध्यम में रखे हैं अगर ये आवेश, तो अगर हम बेटा निर्वात के बल का माध्यम के बल से अनुपात बनाते हैं तो वहां हमें आपेक्षिक विद्युतशीलता मिलेगी। हमने आपसे बोला कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो आप। समीकरण 1 में समीकरण 2 का आप क्या दे दो? भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो F1 में हम किसका भाग दे रहे हैं? F2 का।
तो यहां बताओ जल्दी से, F1 कितना है, 1 अपॉन कितना है F1, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा आर स्क्वायर, भाग देना है। F2 का मान कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा आर स्क्वायर। अब देखो ये यहां भी अपॉन है, ऊपर यहां भी है, तो आपको करना क्या होगा कि यहां पर ये वाले तो रहेंगे ज्यों के त्यों, 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। और सभी जानते हैं यहां पर डबल बटे हैं तो ये वाला मान पलट जाएगा, पलटेगा तो ऊपर कौन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन और इंटू ये क्या रहेगा, ये भी पलटेगा, तो आर स्क्वायर कहां जाएगा ऊपर और Q1 Q2 कहां आएंगे नीचे। और Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कट गए, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो आप बताओ F1 और F2 का जो अनुपात आया है वो कितना आया है आपके लिए, वो ऊपर क्या बच रहा है एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बच रहा है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की क्या है विद्युतशीलता। है कि नहीं। और अगर हम बात करें एप्सिलॉन क्या है तो ये माध्यम की निरपेक्षशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और बेटा जो माध्यम की यहां देखें, ये बात समझ में आई ना, तो ये जो आपको मान मिला है कौन सा वाला एप्सिलॉन मतलब निर्वात की विद्युतशील एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, और नीचे क्या मिला आपको एप्सिलॉन मतलब माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो बेटा इन दोनों के जो अनुपात है ये हमेशा के बराबर आता है, और इस के को ही हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या बोलते हैं परावैद्युतांक कहते हैं। बात आ रही समझ में। अगर आपसे कोई बोले कि निर्वात की विद्युतशीलता और किसकी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे ही हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। या निर्वात में लगने वाले विद्युत बल और किसका माध्यम में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात आपको क्लियर हो रही है। अगर आपसे कोई बोले क्या है बेटा परावैद्युतांक, तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता और किसकी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो क्या होता है अनुपात होता है, उसे उस माध्यम के सापेक्ष हम विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर। और साथ में अगर हम बात करें तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, यहां समझे बेटा। किस किस के अनुपात को हम लिखेंगे, निर्वात की किसकी बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। एक एक बात आपकी क्लियर हो रही ना। निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता
चलो, निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या दूसरा नाम क्या होगा उसका? परावैद्युतांक या परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर बेटा? आपको बताया कैसे निकलता है। चलो, क्या होगा? निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसे अक्षर, जो परावैद्युतांक क्या होता है या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इससे अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भाई जो हमारा ये होता है, इसे अक्षर किसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं? के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे अक्षर किसके द्वारा? के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्या हुआ? अगर हम इसको बनाएं तो क्या होगा इसका मान? तो हम लिखेंगे अर्थात जो के का मान है वो किन किन के अनुपात के बराबर है? निर्वात की विद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर हम चाहें तो यहां से एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ ना? हमने आपसे क्या बोला कि इन दोनों का अनुपात बना लो, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इन दोनों का जो भी अनुपात आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है? और सबसे अधिक परावैद्युतांक जो होता है वो धातु का होता है। यहां से ऑप्शन बन सकता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। किसी भी राशि का परावैद्युतांक जो होता है वो कभी भी 1 से कम नहीं होता है। वायु हो, अन्य पदार्थ हो, माध्यम हो, कुछ भी हो, परावैद्युतांक का जो मान है वो कभी भी 1 से कम नहीं होता है। सदैव 1 से क्या होगा? या तो 1 या 1 से अधिक ही होने वाला है। 1 से कम कभी भी किसी भी चीज का परावैद्युतांक नहीं होता है। और अनंत किसका होता है? धातु का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ये हमारे लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक की क्या होगी? परिभाषा होती है। क्लियर? समझ गए सभी लोग? चलो, अब देखो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया ना? अब हम समझते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। भाई कूलाम का नियम हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं? सीमा मतलब उसकी लिमिट कहां तक है, इससे ज्यादा हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर एक टॉपिक और समझ लेते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं। चलो, पहली बात तो हमने आपको क्या बताई थी कि जो कूलाम का नियम है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है? सत्य है। पहली बात, कूलाम का जो नियम है केवल किसके लिए सत्य है? बिंदु आवेश के लिए।
आवेश बहुत ज्यादा छोटे हैं तो कूलाम का नियम अप्लाई होगा। ये बिंदु आवेश के अलावा अन्य पदार्थों पर, अन्य ज्यादा बड़े आवेशों पर लागू नहीं कर सकती आप। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए है। किसके लिए है बेटा? बिंदु आवेश। तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और बिंदु आवेश आप सभी लोग समझ गए, ऐसे आवेश जिनके आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों, स्थिर आवेशों, कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। अगर कोई आवेश गतिशील है तो फिर वहां कूलाम का नियम लागू नहीं हो सकता है। तो कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। आपको हमारी दो बातें समझ में आई। पहली बात हमने आपसे क्या बोली कि जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशों पर ही लागू होगा, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरी बात हमने आपसे क्या बोली कि जो कूलाम का नियम है वो केवल स्थिर आवेशों पर लागू होगा। अगर कहीं पर कोई भी आवेश गतिशील है, आवेश हर क्षण अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो वहां पर कूलाम का नियम लागू होने वाला नहीं है। तीसरी बात, जो कूलाम का नियम है जो कूलाम का नियम है वो 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम दूरी उससे कम दूरी पर लागू नहीं हो सकता। और आप सभी लोग जानते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर जो दूरी है वो किसकी है भाई? किसी अणु परमाणु की होती है ना भाई। आपने देखा था कि जो त्रिज्या होता है किसी भी परमाणु की, जो संरचना होती है वो 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या की होती है। मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लगता है, जिसके कारण वो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बांधे रखता है, ये बल जो है वो कूलाम के नियम वाला बल नहीं भैया। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर दूरी या उससे कम दूरी पर लागू नहीं होता है, ये इससे अधिक दूरी पर लागू होगा। भाई अगर हमें कूलाम का नियम लागू करवाना है तो वहां पर दो आवेशों के बीच की दूरी इतने मान से सदैव क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इतनी दूरी पर जो बल लगता है वो नाभिकीय बल होता है, और नाभिकीय बल और विद्युत बल ये दोनों अलग अलग राशियां हैं। आने वाले टॉपिकों में जब हम मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करेंगे वहां हम नाभिकीय बल को पढ़ेंगे। और जो कूलाम का नियम है वो नाभिकीय बल नहीं है, कूलाम के नियम के द्वारा हमने विद्युत बल की गणना की है। तो कभी भी अगर हमें कूलाम का नियम लागू करना है तो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से तो अधिक होनी ही चाहिए। इतनी मीटर की दूरी या उससे कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये कूलाम के नियम की आपने क्या पढ़ ली? यहां पर सीमाएं।
बात समझ में आ रही है? कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए बस लागू होता है, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, और जो कूलाम का नियम है वो 10⁻⁻15 मीटर दूरी या इससे कम दूरी पर कभी भी लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम इस दूरी से अधिक पर ही लागू होगा। तो बेटा आपको यहां तक की बात समझ में आई? आपने आज एकांकावेश पढ़ा, आपने आज आपेक्षिक चुंबकनशीलता या आपने आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक पढ़ा, और साथ में हमने कूलाम के नियम की क्या पढ़ी? सीमाएं। आपने जो पढ़ाई अभी की है ये आपको समझ में आए, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों को फिजिक्स एक सरल भाषा में सीखने को मिल सके।